यस फ्रेंड्स, तो कैश फ्लो की अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एक बार देखते हैं। बैलेंस शीट ऑफ न्यू लाइट लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 एंड 15 आर एच फॉलोज। एसेट साइड में देखें तो हमें फिक्स एसेट्स दे रखी हैं, एक्यूमुलेटेड डेट दे रखा है, इन्वेस्टमेंट, कैश एंड अदर एसेट्स दे रखे हैं। तो अब आप जानते हैं कि जब फिक्स एसेट्स एक्यूमुलेटेड डेट अलग अलग देखें तो हमें अलग अलग अकाउंट्स बनाने होते हैं जब भी एसेट्स हम बेचते हैं। लाइबिलिटी साइड में देखें हमें इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, P&L, 9% डिवेंचर, करंट लाइबिलिटीज, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, अनपेड डिविडेंड। द कंपनी सोल्ड फिक्स एसेट्स फॉर इतना, जिसकी कॉस्ट एंड डेप्रीशिएशन दे रखी है। कंपनी ऑल्सो डिसाइडेड टू राइट ऑफ द एसेट्स, जिस पर डेप्रीशिएशन इतना है। डेप्रीशिएशन प्रोवाइड किया इतना है। कंपनी ने कुछ इन्वेस्टमेंट बेचे हैं, इनका प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में दिया है डिविडेंड एंड प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल रिडीम कर दिए 5% पे, ठीक है। कंपनी डिसाइडेड टू वैल्यू स्टॉक एट कॉस्ट, प्रीवियसली जो प्रैक्टिस थी कॉस्ट लेस डेप्रीशिएशन थी, लेस 10% था, ओके। मार्च 2014 का स्टॉक हमारा कम वैल्यूड हुआ है, जबकि मार्च 15 का करेक्टली वैल्यूड हुआ है। तो ये कुछ ऐसे अच्छे एडजस्टमेंट कहेंगे जो आ गए हमारे इस क्वेश्चन में, जिन्हें हमें करना है। चलिए तो हम समझते हैं, एक एक करके हम स्टेप्स को अपने बेसिक कंसेप्ट को अप्लाई करते हुए इसे करेंगे, ठीक है। तो आप जानते हैं इसमें सबसे पहले जो हमें बनाना है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। तो कैश फ्लो के लिए जो वर्किंग नोट्स हैं वो हमारे पीछे आ जाएंगे और मेन वर्किंग हमारी फ्रंट पे रहेगी। चलिए सो लिखते हैं, कंपनी का नाम है न्यू लाइट लिमिटेड, तो यहाँ पे लिखेंगे हम न्यू लाइट लिमिटेड, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर, ठीक है जी। ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये आ जाएगा हमारा नेट इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ऐड करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग, तो लेस हो जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड, ठीक है जी। सो अब इसके बाद जो हमारे वर्किंग नोट्स रहेंगे वो आएंगे। वर्किंग नोट्स में एक हमारा P&L एडजस्टमेंट अकाउंट आएगा, इसके बाद फिक्स एसेट्स दे रखी हैं, तो ये 3 अकाउंट आ जाएंगे हमारे। एक तो फिक्स एसेट्स अकाउंट आएगा, एक हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट आएगा,
और एक हमारा फिक्स एसेट सोल्ड अकाउंट। ये 3 अकाउंट आएंगे। इसके बाद इसके पीछे और अकाउंट्स बनेंगे हमारे। इसमें एक हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज्ड डिविडेंड, ये अकाउंट्स आएंगे। तो एक हमारा अगले पेज पे आएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट, एक अकाउंट आएगा हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, एक हमारा आएगा प्रपोज्ड डिविडेंड अकाउंट, ठीक है जी, प्रपोज्ड डिविडेंड अकाउंट। ओके, P&L आ गया, जनरल रिजर्व आ गए, बाकी अब ज़रूरत पड़ेगी तो वो सब करेंगे। अब एक एक करके एक एक स्टेप वाइज आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम फिक्स एसेट्स की वर्किंग और P&L की वर्किंग को कर लेते हैं, ठीक है। चलो, जैसे P&L का हमें ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, कितना है 240 और क्लोजिंग बैलेंस है 3 लाख। ओपनिंग है 240, क्लोजिंग है 3 लाख। ठीक है जी। इसके बाद जनरल रिजर्व में देखें गौर से, ओपनिंग हमारा 6 लाख है और क्लोजिंग है 1,60,000, 7,60,000। इसका मतलब है 1,60,000 हमने ट्रांसफ़र किए हैं जनरल रिजर्व में, P&L से किए होंगे, ठीक है जी। फिक्स एसेट्स का जो अकाउंट्स है उसमें ओपनिंग है 32 और क्लोजिंग है 38 लाख। तो ओपनिंग हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है जी। और डेप्रिसिएशन का जो ओपनिंग बैलेंस है वो 920 है और क्लोजिंग बैलेंस 1160 है। ठीक है जी। अब पढ़ें क्वेश्चन को। कंपनी सोल्ड 1 फिक्स्ड एसेट्स 1 lakh, द कॉस्ट ऑफ which was 2 lakh एंड डेप्रिसिएशन was प्रोवाइडेड 80,000। तो एक तरह से हम लिखेंगे फिक्स्ड एसेट्स सोल्ड अकाउंट में 2 लाख रुपए की कॉस्ट ट्रांसफ़र करेंगे। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट से हमारे 2 लाख रुपए आएंगे। एक्यूमुलेटेड से 80,000 रुपये ट्रांसफ़र होंगे। तो एक्यूमुलेटेड डेब्ट से 80,000 ट्रांसफ़र हो गए। बेचा हमने 1 लाख में है, तो आपने समझ लिया कि 20,000 हमारी लॉस ऑन सेल हो गया, ठीक है। ऐसे ही अब दूसरा एडजस्टमेंट पढ़ो। कंपनी ऑल्सो राइट ऑफ अनदर फिक्स्ड एसेट 56,000
जिस पे 40,000 का डेप लगा दिया है, मतलब वो डिस्कार्ड कर दी। तो ये भी हम फिक्स एसेट सोल्ड अकाउंट में ले जाएंगे, जो एसेट्स हमने डिस्कार्ड करी है 56,000 की। ये फिक्स एसेट्स अकाउंट से आया हमारे। इस पे अभी तक 40,000 का डेप लग गया था, तो यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप से 40,000 आया। सेल वैल्यू कुछ नहीं है, तो एक तरह से लॉस ऑन डिस्कार्ड आ गया 16,000 रुपये का। ये हमारा टैली हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे इसका टोटल आ रहा है 40,56,000, 40,56,000। तो ये 8,56,000 हमने क्या किया है, ये फिक्स एसेट्स हमने एक तरह से परचेज किए। इसका टोटल आएगा 12,80,000, 12,80,000। तो 3,60,000 का ये आएगा हमारा डेप्रीशिएशन जो हमने प्रोवाइड किया है। ये 3,60,000 हमारे P&L अकाउंट में चले जाएंगे। ठीक है जी। और जो 8,56,000 की फिक्स एसेट्स हैं और बेचने वाली, वो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में चली जाएंगी। सो सेल ऑफ फिक्स एसेट्स 1,00,000, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स 8,56,000। अगर ये देखिए थर्ड नंबर पे लिखा है डेप्रीशिएशन 3,60,000, अगर ये लिखा भी नहीं होता तो भी हमारा हो ही आता। चलिए, लॉस ऑन सेल पहले में आ रहा था 20,000 और 16,000 आ रहा था हमारा जब हमने डिस्कार्ड की थी, ख़त्म की थी। तो अब हमारा फिक्स एसेट सोल्ड अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये तीन अकाउंट हमने कर लिए हैं। डन। यस। अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट पे जाते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाया है। ओपनिंग बैलेंस आपका है कितना, देखो गौर से। ओपनिंग बैलेंस आपका है 4 लाख का और क्लोजिंग है 3,20,000 का। इन्होंने कहा कि इसको जो प्रॉफिट ऑन सेल हो रहा था उसे उन्होंने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया। तो इससे हमारी जो बैलेंसिंग फिगर निकली उसे क्या कहेंगे हम, सेल वैल्यू। $1,20,000। ठीक है, तो ये सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट से हमारे पास आएगा 1,20,000। ठीक है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट से हमारे पास 1,20,000 आ गए। अब एसेट साइड में देखिए कोई बैलेंस छूट रहा है। फिक्स एसेट का ट्रीटमेंट कर चुके हैं, इन्वेस्टमेंट का कर चुके हैं, कैश का हम लोग कैश इक्विवेलेंट में डालेंगे, अदर करेंट एसेट्स हमारे वर्किंग कैपिटल चेंज में आएंगे। अब हम आ जाते हैं लायबिलिटी साइड में। ठीक है, लायबिलिटी साइड में हमारे प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड 2 अकाउंट हैं, इनको बनाना है, तो इनको हम बनाते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस देखिए कितना है, क्वेश्चन में दिया होगा। ओपनिंग है 360, क्लोजिंग है 340।
ऐसे ही प्रपोज डिविडेंड का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 1.20 और क्लोजिंग है हमारा 1.44। ठीक है। अब आप जरा ध्यान से देखें, इन्होंने 9% डिवेंचर हमारे कितने, 4 लाख के। इन्होंने बताया था डिवेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हम रिडीम करेंगे 5% प्रीमियम पे। तो हमारे क्लोजिंग बैलेंस है 2,80,000। इसका मतलब हमने 1,20,000 के रिडीम किए हैं। यस। ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारी 4 लाख की थी, फिर बची 280 की, तो 1.20 की वो भी रिडीम हुई है। चलिए, एक वर्किंग नोट और बना दें। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम हुई है हमारी 1,20,000 की प्लस 5%, और डिवेंचर्स जो है 9% रिडीम हुए हैं, वो हुए 1,20,000 प्लस 5%। तो इन दोनों के इम्पैक्ट हमारे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आएंगे। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, और ये जो 6,000 रुपये हमने एक्स्ट्रा दिए हैं, ये हमारे एक तरह से प्रीमियम है हमारे, जो हमने पे किए हैं। तो ये P&L से चार्ज करेंगे। ठीक है। इसके बाद डिवेंचर को हम 4 लाख के डिवेंचर हैं, तो उन पे हमारा इंटरेस्ट भी गया होगा कि नहीं, 9% से। तो 36,000 रुपये हमारा ये डिवेंचर इंटरेस्ट है, ये हमने पे किया, वो भी हमारे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। ठीक है। चलिए, अब देखिए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का ट्रीटमेंट कर दिया, कैपिटल रिजर्व का कर दिया, जनरल रिजर्व का कर दिया, P&L का कर दिया, 9% डिवेंचर का कर दिया। इक्विटी शेयर कैपिटल 12 लाख से 16 लाख हुई है। इसका मतलब है 4 लाख की इशू की है हमने। तो इशू ऑफ सॉरी 4 लाख की हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल इशू हो गई। ठीक है। चलिए, अब एक ये स्टॉक का पॉइंट है, इनको करेंगे। इससे पहले प्रपोज डिविडेंड एंड प्रोविजन फॉर टैक्स को करते हैं। जब हमें कुछ भी नहीं दिया होता है, तो हम ये मानते हैं कि ये ओपनिंग का हमने पे कर दिया होगा, तो बाकी हमारा प्रोविजन मेड हो जाएगा। टैक्स पेड हमने कर दिया होगा कितना, 3,60,000। तो ये 3,40,000 का ये हमने प्रोविजन बना लिया। ऐसे ही हमने डिविडेंड पे किया होगा 1,20,000, तो 1,44,000 का ये हमने प्रोविजन बना लिया। ये दोनों प्रोविजंस हमारे P&L में आएंगे। 3,40,000 प्रोविजन फॉर टैक्स
और 1,44,000 प्रपोज्ड डिविडेंड। और जो टैक्स पेड है वो आपको पता है कैश फ्लो में आ जाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। यहाँ पर लिखेंगे माइनस इनकम टैक्स पेड 3,60,000, तो जो आएगा वो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और डिविडेंड पेड अकाउंट से 1,20,000 आ रहा है, लेकिन बैलेंस शीट में गौर से देखिए अनपेड डिविडेंड लिखा हुआ है 16,000 रुपये का। तो 16,000 हमारा अगर अनपेड डिविडेंड है तो पे हमने 1,04,000 ही किया है। ठीक है, चलिए अब लायबिलिटी साइड में हमारे पास कोई ट्रेड पेबल जैसा नहीं है, मतलब तो लायबिलिटी साइड के सारे अकाउंट्स हमारे हो गए हैं। एसेट साइड में हमारे पास सिर्फ एक अकाउंट बचा है, दैट इज़ अदर करंट एसेट्स। अब इसके साथ हम छठवां एडजस्टमेंट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, इसको समझ लें। इन्होंने बोला है, पढ़िए जरा, द कंपनी डिसाइड टू वैल्यू स्टॉक एट कॉस्ट वेयर एज प्रीवियसली इट वॉज प्रैक्टिस टू वैल्यू स्टॉक एट कॉस्ट लेस 10%। तो इसका मतलब पहले 10% कम पे वैल्यू करते थे, अब हमारा करेक्ट वैल्यू हो रहा है। द कंपनी अकॉर्डिंगली टू द बुक्स वाज 2,16,000, मतलब ओपनिंग में हमारा स्टॉक 2,16,000 का वैल्यूड हुआ है। अब हम अगर इसे करेक्ट वैल्यू करते हैं तो हमारा एक तो ओपनिंग की इन्वेंट्री बढ़ेगी और प्लस हमारा P&L बढ़ेगा। तो ये स्टॉक के इम्पैक्ट को दे दें। अगर हम स्टॉक रिवैल्यूड करते हैं तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, इन्वेंट्रीज अकाउंट डेबिट टू P&L, और ये कब बनेगी, ये 1 अप्रैल 2014 में, मतलब ओपनिंग में आएगी। तो कितना, 2,16,000 डिवाइडेड बाई 90%, तो ये आएगा हमारा 24,000। यानी कि हमारी ओपनिंग की करंट एसेट्स बढ़ जाएंगी और P&L का ओपनिंग बैलेंस में आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक रिवैल्यूड किया 24,000 से। ठीक है, चलो अब एक एक करके हम P&L अकाउंट से देखें हमारा ऑपरेशन से फंड फ्लो कितना आ रहा है। चलो 1,60,000 तो इस तरफ का जो बैलेंस आ रहा है ये आ रहा है हमारा 11,24,000, ये कहलाएगा हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेशन। और इस तरफ बैलेंस शीट इस टोटल आएगा 13,88,000। ठीक है, सो कैश फ्रॉम ऑपरेशन हमारा हो गया 11,24,000। अब ऐड करें करंट एसेट डिक्रीज, करंट लायबिलिटीज इंक्रीज, लेस करें करंट एसेट्स इंक्रीज, करंट लायबिलिटीज डिक्रीज। अदर करंट एसेट्स बताइए कितनी है, 11,10,000 से 13,10,000 हो गई हैं। तो हमारी वो अदर करंट एसेट्स इंक्रीज हुई हैं, 2 लाख की नहीं थी, 11,10,000 तो ओपनिंग बैलेंस था इसमें। अब इन्वेंट्री चेंज हो जाएंगी तो बचेंगी 11,34,000 और 13,10,000, तो ये हो गया 1,76,000। ठीक है जी, तो इसको करेंगे तो ये आएगा 9,52,000 और 9,52,000 से करेंगे तो ये आएगा 5,92,000। ये आई हमारी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग।
ठीक है, चलिए इसको करेंगे तो 856 ये 636 का नेगेटिव आएगा, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग, और इसको करें ये गड़बड़ है, 11,24,000 माइनस 1,76,000, $588। ये तो प्लस 8,000 आ रहा है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है इनका? ओपनिंग क्लोजिंग सेम है, कुछ गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है? यस, एक गड़बड़ हो गई है, बताओ क्या? आपने कहीं ना कहीं एक गड़बड़ हुई है। एक मिनट देखते हैं टोटलिंग में क्या गड़बड़ हुई है। 10,88,000 कोई करंट लायबिलिटी है क्या? एक गड़बड़ हो रही है, वो हमने देखी नहीं, बताओ क्या गड़बड़ हो रही? करंट लायबिलिटीज हैं ये 480, ये भी तो हैं, वो देखे ही नहीं आपने, तो वो यहाँ पर आएंगी ना। तो करंट लायबिलिटीज इंक्रीज 40,000 से, तो ये बदल जाएगा अभी, ठीक है। तो 11,24,000 प्लस 40,000 माइनस 1,76,000, दैट विल बी 9,88,000 माइनस 3,60,000, तो ये होगा 6,28,000, ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट आएगा नील। ओपनिंग आपके पास 10,000 है, तो क्लोजिंग भी बचेगा 10,000। एक इग्नोरेंस और कुछ आपको समझ में आ गया, कहीं ना कहीं डिफरेंस आएगा। वो टैली हो ही नहीं सकता जब तक आपका पूरा सिस्टमेटिक काम नहीं हो। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको पूरा क्लियर हुआ है। थैंक यू।